जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 114 रफाल डील के साथ कई और महत्वपूर्ण प्रपोजल को मिला फाइनल क्लियरेंस। भारतीय वायुसेना के पायलट्स देंगे यूके एयरफोर्स के पायलट्स को एडवांस जेट ट्रेनिंग। असम राइफल्स खरीद रही है भारत की स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल। UN रिपोर्ट के मुताबिक रेड फोर्ट वाले ब्लास्ट में जैश का था हाथ। और रोल्स रॉयस फुल IP राइट्स के साथ भारत में जेट इंजन बनाने के लिए तैयार। तो पिछले कुछ दिनों से DAC की जो मीटिंग चर्चा का विषय बनी हुई थी, तो आज आखिरकार वो मीटिंग हो चुकी है। और आज की इस मीटिंग में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने ₹3.60 लाख करोड़ रुपीस तक के प्रस्तावों को अप्रूवल दिया है, जिनमें शामिल है भारतीय वायुसेना के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल, कॉम्बैट मिसाइल्स और एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी कंफर्म किया गया कि MRFA प्रोग्राम के तहत जो अधिकतर रफाल्स लिए जाएंगे तो उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना के लिए जिन कॉम्बैट मिसाइल्स की खरीद को मंजूरी दी गई है, तो उस मिसाइल का नाम नहीं बताया गया, लेकिन संभावित रूप से वो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, जिसके बारे में ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और बाकी हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम आपको पिछले अपडेट में बता चुके हैं, जो कि एक सोलर पावर्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होगा और मिलिट्री पर्पस के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, तो इस तरह के पर्पस में इस्तेमाल होगा। जबकि आज की मीटिंग में DAC ने भारतीय सेना के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अप्रूव किया है, जिसमें से एक है एंटी टैंक माइंस, जिसका नाम है विभव, तो उसकी खरीद। और बाकी आर्मी की जो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स T-72 बैटल टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स BMP-2 हैं, तो उनकी ओवरहॉलिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और वहीं भारतीय नौसेना के लिए 4 मेगावाट के मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर को विकसित करने वाले प्रस्ताव को भी क्लियरेंस दिया गया है। और इसके अलावा एडिशनल PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, तो इनकी खरीद को भी क्लियरेंस दे दिया गया है। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स की खरीद को भी अप्रूवल आज दिया गया है। और जबकि DAC की आज की इस मीटिंग में एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को भी मुख्य रूप से कंसिडर किया गया है। और एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए रशियन गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने एक नया टेंडर जल्द ही जारी किए जाने की भी उम्मीद है। बाकी आज के डील में जो सबसे बड़ा प्रपोजल है वो 114 रफाल डील वाला ही है। आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कानपुर में स्थित HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन के साथ 2312 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL बाय इंडियन कैटेगरी के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट उनके ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट के साथ सप्लाई करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि यूके फर्म रोल्स रॉयस के CEO ने आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग करी थी। और इस मीटिंग में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ इस बात को डिस्कस किया है कि कैसे रोल्स रॉयस विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहती है, और जिसमें संयुक्त रूप से कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट करना, हाई वैल्यू इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना, तो इस तरह का कॉपरेशन एक्सपेंड करना शामिल है। और जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भारत में रोल्स रॉयस की इन एक्टिविटीज़ का स्वागत किया है। और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ हुई इस मीटिंग के बाद फिर रोल्स रॉयस ने अपने एक मेगा रोड मैप को भी अनवील किया है कि भारत के साथ जेट इंजन्स, नेवल प्रिपरेशन, लैंड सिस्टम्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, तो इन सभी के डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ के एक फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए रोल्स रॉयस इस बात पर फोकस कर रही है कि यूके के बाहर वे भारत को तीसरी होम मार्केट के तौर पर इस्टेब्लिश करें। और कंपनी का ये कहना है कि भारत के लिए हमारे जो एम्बिशंस हैं, तो वो भारत में कई दशकों से हमारी एक लंबी प्रेजेंस के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर आधारित है। और स्वदेशी प्रिपरेशन कैपेबिलिटीज़ को विकसित करके कंपनी भारत की जो आत्मनिर्भर वाली जर्नी है, तो इसमें भारत का साझेदार बनने के लिए दृढ़ है। और इसी के हिस्से के तौर पर रोल्स रॉयस की भारत को लेकर जो कुछ बड़ी डिफेंस परियोजनाएं हैं, तो उसमें से एक है भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन के एरो इंजन को विकसित करना, जो कि भारत के न्यू जनरेशन के कॉम्बैट जेट्स को पावर दे। जबकि आप सभी जानते होंगे कि रोल्स रॉयस ऑलरेडी भारत के साथ संयुक्त रूप से मिलकर जेट इंजन को विकसित करने वाले प्रोग्राम के लिए अपना ऑफर दे चुकी है। और कंपनी का ये मानना है कि उनका जो ऑफर है वो भारत को एक स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन इंजन विकसित करने के लिए सबसे फास्टेस्ट रूट की तरह साबित होगा। और जेट इंजन के को डेवलपमेंट वाले रोल्स रॉयस के ऑफर में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत के लिए ही IP ओनरशिप भी शामिल है। और वे इसके लिए भारत में एक डेडिकेटेड डिजाइन कॉम्प्लेक्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और इसलिए कंपनी के मुताबिक रोल्स रॉयस के पास बहुत कुछ है भारत को ऑफर करने के लिए, और भारत के पास भी बहुत कुछ है रोल्स रॉयस को ऑफर करने के लिए। और भारत के सिविल और डिफेंस एरोस्पेस से लेकर एडवांस्ड डिजिटल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़, तो ये सभी भारत और यूके के विजन 2035 का हिस्सा है। बाकी जहाँ तक बात है जेट इंजन वाले ऑफर की, तो अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक तो सबसे अधिक संभावना फ्रांस के साथ ही जाने की दिख रही है कि भारत फ्रांस के ही पार्टनरशिप के साथ
अपने नए जेट इंजन प्रोग्राम पर काम करेगा। चक्रा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन्स लिमिटेड को असम राइफल्स से भारत की स्वदेशी ASMI गन्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत कंपनी 1013 ASMI गन सप्लाई करेगी। और जो कंपनी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर उभर के सामने आई है। जबकि इससे पहले लोकेश मशीन्स लिमिटेड भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के लिए भी यही 550 ASMI गन सप्लाई कर चुकी है। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जो ASMI है उसे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोद ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है और इस वेपन को केवल 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में विकसित किया गया है। ये 9x19 mm कैलिबर की गन है, जिसका वेट करीब 3 किलोग्राम है। ये 600 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 100 मीटर्स तक है। और जबकि इस गन ने तो उजी जैसी फेमस गन्स को भी कंपटीशन में बीट किया है। बाकी भारत के स्वदेशी वेपन पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शुरुआत में असम राइफल्स को ट्रायल्स के लिए इसकी 10 यूनिट्स पहले भी डिलीवर की गई थी और उन्हीं ट्रायल्स में इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इन गन्स का एक बड़ा ऑर्डर अब प्लेस किया गया है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के अंडर आने वाली जो कंबाइंड टास्क फोर्स यानी कि CTF 154 है, तो इसकी कमांड पहली बार भारतीय नौसेना को हैंडओवर की गई है, जो कि भारत की ग्लोबल मिलिट्री रेपुटेशन के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा की तरह है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है जिसके अंडर में ये CTF 154 आती है, तो ये 47 कंट्रीज़ का एक पावरफुल नेवल पार्टनरशिप है और इसके अंदर ये कंट्रीज संयुक्त रूप से मिलकर इंटरनेशनल वाटर्स को सिक्योर करने का काम करती हैं। और इससे पहले CTF 154 की जो कमांड है वो इटालियन नेवी के पास थी और अब इसकी कमांड भारतीय नौसेना को सौंपना ये दिखाता है कि कैसे भारत की नेवल एक्सपर्टीज और लीडरशिप में ग्लोबल पावर्स का जो विश्वास हुआ और बढ़ रहा है। बाकी CTF 154 के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जिसकी कमांड इंडियन नेवी को मिली है। तो ये कोई कॉम्बैट फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग टास्क फोर्स है, जिसे 2023 में क्रिएट किया गया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ। और इसका मेन काम है क्रिटिकल एरियाज में अलग अलग कंट्रीज की नेवीज को ट्रेन करना, और वो क्रिटिकल एरियाज है समुद्र में शिप्स और थ्रेट्स को ट्रैक करना, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, मैरीटाइम रेस्क्यू मिशंस, इलीगल ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना और नेवल लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करना। और इसकी कमांड भारतीय नौसेना को मिलने का मतलब ये भी है कि भारत की जो नेवी है वो केवल हमारे ही वाटर्स को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसकी कैपेबिलिटीज एक ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी तक भी एक्सपेंड हो रही है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी है, तो इन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात को क्लियरली मेंशन किया है कि पिछले साल भारत में जो रेड फोर्ट के पास कारब्लास्ट वाला आतंकी हमला हुआ था, तो उसका लिंक पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के साथ है। और UN ने इस बात को मेंशन किया है कि ये जो जैश वाला आतंकी संगठन है, तो ये महिला आतंकियों की डेडिकेटेड विंग को स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। और वहीं इसके अलावा लश्कर की जो नई विंग है TRF, तो उसका भी कनेक्शन लश्कर के साथ इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने कोशिश करी थी कि TRF को एक ऐसे संगठन की तरह दिखाया जाए जिससे दुनिया को ये लगे कि ये कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं। पर एक्चुअल में लश्कर का ही एक नया विंग है और इस बार जानबूझ के इसका नाम कुछ ऐसा रखा गया है जिससे इनका लिंक सुअरों का संगठन लश्कर के साथ ना दिखे। और UN की इस रिपोर्ट ने आतंकवाद का दूसरा नाम पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर दिया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि US स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका एक रोबस्ट बायलैटरल एजेंडा के हिस्से के तौर पर भारत के साथ डिफेंस सेल्स को और भी एक्सपेंड करने पर विचार कर रहा है, और जिसमें कुछ नए वेपन सिस्टम्स की खरीद भी पाइपलाइन में है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि भारत और UK अपने बीच की मिलिट्री ट्रेनिंग एंगेजमेंट को और भी इन्हांस करने के लिए सहमत हुए हैं, और इसी लेटेस्ट एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर भारतीय वायुसेना के 3 क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स को UK में रॉयल एयरफोर्स वैली में तैनात किया जाएगा, जो कि ब्रिटेन के फास्ट जेट पायलट्स का ट्रेनिंग बेस है। और ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स के क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और भारतीय वायुसेना के इंस्ट्रक्टर्स की जो ये तैनाती है ये इनिशियली 2 वर्षों के टाइम पीरियड के लिए रहेगी। और UK की ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को स्पष्ट रूप से कंफर्म किया गया है कि भारतीय वायुसेना के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं तो वो ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट्स को फास्ट जेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और फास्ट जेट ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग के वो एडवांस स्टेज जहाँ पे पायलट हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना सीखते हैं। और सीधे सीधे कहा जाए तो पायलट्स की ट्रेनिंग की यही वो स्टेज है जो कि पायलट को एक फाइटर जेट पायलट में बदलता है। और आपको बता दें कि UK की जो एयरफोर्स है वो दुनिया की हाईली एडवांस्ड एयर पावर में आती है, और इनके द्वारा फास्ट जेट ट्रेनिंग के लिए भारतीय वायुसेना के इंस्ट्रक्टर्स को चुनना ये दिखाता है इंडियन एयरफोर्स का हाईएस्ट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना का कौशल ऑलरेडी पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे बिना किसी कोलेटरल डैमेज के भी भारत के एयरफोर्स ने सभी महत्वपूर्ण टारगेट्स को प्रिसाइसली हिट किया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का।
आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही रघुवीर सिंह और लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान कैप्टन नीलेश सोनी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1967 में 19 असम राइफल्स के राइफलमैन भूपाल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि रफाल फाइटर्स के मेन वेपन पैकेज में कौन कौन सी मिसाइल्स आती हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।